So, welcome to my channel Sinpura Study for बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और आज के क्लास में हम लोग की बात होने वाली है जियोग्राफी क्लास 10। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जल संसाधन, ठीक है ना, वाटर रिसोर्स। और वाटर रिसोर्स में हमने पढ़ा कि वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन का उपयोग क्या है, जल संसाधन के स्रोत क्या हैं, जल संसाधन को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि जल संसाधन में का कितना परसेंट जल है, कितना परसेंट, सारी चीज़ हमने देख लिया, ठीक है ना। जितने भी मेरे बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम वाले, सभी बच्चे देखेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्लास है आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशलिस्ट ये क्लास है। सभी बच्चे जुड़ेंगे और देखेंगे, बाकी सब बच्चों को क्लास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते। अब हम लोग जानने वाले हैं कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, परियोजना का पहले मतलब हम लोग समझते हैं कि परियोजना क्या होता है। देखिए, परियोजना की बात करें ना तो कुछ ऐसा योजना जिसके माध्यम से, एक ऐसा योजना जिसके माध्यम से हमें कुछ लाभ मिले, ठीक है ना, हमें कुछ फायदा, उस चीज़ को हम परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। और भारत में नदियाँ तो बहुत है। अब इन नदियों के जल का किस प्रकार से हम लाभ उठाएंगे, कैसा लाभ हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम जानने वाले हैं आज के इस क्लास में, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक है कि बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है यह है क्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि जो नली है, नली से जैसे जो नदी है, वो नदी में जैसे नदी का उपयोग जैसे मछली पालन हो गया, या उनसे कुछ सुविधा, या हम बात करें यातायात की भी सुविधा जैसे नदी, तालाब या समुद्र से, ठीक है। इसके अलावा अनेकों, जैसे नदी से सिंचाई का काम किया जाएगा, नदी से मछली पालन का काम किया जाएगा, विद्युत संयंत्र का काम किया जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का प्रयोजन आपका बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। यानी अपनी भाषा में बात करें इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो सीधी सीधी बात है कि भारत के नदियों से, एक नदी से अनेकों लाभ लिया जाए, काम लिया जाए, अनेकों योजनाएं बनाई जाए। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इन योजनाओं को हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं, राइट, ओके। अब याद रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहीं पर नोट कर लीजिएगा बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। यानी नदियों से अनेकों प्रकार का लाभ उठाने की प्रक्रिया, योजनाएं, परियोजना जैसे कि विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, ठीक है ना, जल की कमी को पूर्ति करना, ये सारे चीज़ बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है, राइट, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद नदियों पर एक से एक लाभ उठाने की योजना बनाई गई। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वतंत्रता के बाद
अनेक योजनाएं बनाई गई, अनेक योजना बनाई गई, अनेक योजनाएं बनाई गई, ठीक है ना। किससे? तो नदी से लाभ उठाने का योजना, यानी नदियों से लाभ उठाने का योजना, नदियों से लाभ उठाने का योजना, ठीक है ना, बनाई गई कि भाई नदी का जल का क्या है, किस तरीका से हम लोग लाभ उठाएं, ठीक है ना। और इसमें आपका 10 योजनाएं प्रमुख हैं, ठीक है ना। कौन कौन से 10 योजनाएं प्रमुख हैं किसमें? इनमें। अब 10 योजना कौन कौन से? सबसे पहले 10 योजना का नाम जानेंगे, उसके बाद एक एक योजना को करके हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। पहला योजना है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है ना, परियोजना। दूसरा जो योजना है ये है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। तीसरा जो परियोजना है, थोड़ा सा नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं। तीसरा है हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना। चौथा की बात करें हम लोग तो चौथा है कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। चौथा क्या है? कोसी परियोजना, ठीक है। पांचवा की बात करें चलिए पांचवा की बात करते हैं हम लोग। पांचवा कौन है? पांचवा है हम लोग का चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। छवा की बात करें, 6 नंबर है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है ना। 7 नंबर पर आता है आप लोगों का नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। और 8 नंबर की बात करें तो नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। 9 नंबर पर आता है आप लोगों का इंदिरा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 10 नंबर पर आता है आपका सोन परियोजना, सोन परियोजना। ये 10 प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है ना, ये 10 प्रमुख परियोजनाएं हैं। अब इसी परियोजनाएं में हम लोग बात करेंगे एक एक परियोजना की, ठीक है ना, एक एक परियोजना की बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे नंबर 1 पर आता है आप लोगों को बताएं दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, परियोजना, ठीक है ना, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। अब दामोदर घाटी परियोजना में हम लोग बात करें तो देखिए जब भारत हम लोग का स्वतंत्र हुआ तब भारत की पहली नदी घाटी परियोजना इसे माना जाता है, यानी दामोदर घाटी परियोजना को स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र, थोड़ा सा इसे डिटेल्स में समझेंगे। स्वतंत्र भारत को का स्वतंत्र भारत का नंबर 1 परियोजना, यानी सबसे पहला, नंबर 1 का मतलब सबसे पहला, ठीक है ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले नदियों का लाभ उठाने को सोचा जाने लगा कि भाई नदियों का जल का भी तो लाभ उठाना चाहिए, तो ऐसा क्या किया जाए कि नदियों का जल का लाभ हम लोग उठा सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहली परियोजना नदियों को लेकर आई दामोदर घाटी परियोजना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नदियों पर 10 प्रमुख कितने प्रमुख परियोजनाएं हैं, तो 10, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। दूसरा कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना कौन थी, तो दामोदर घाटी परियोजना।
स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, दामोदर विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण, ध्यान दीजिएगा, दामोदर को ये बहुत बड़ा विनाशकारी बाढ़ लाती थी, विनाश करने वाला बाढ़, विनाश वाला बाढ़ लाती थी। इतना ज़्यादा बाढ़ लाती थी, समझ जाइएगा, कि सारे नगर को, सारे जो भी इसके चपेट में आता था उसे तहस नहस कर देता थी। कौन से? दामोदर। और इसी कारण से दामोदर को शोक नदी भी कहा गया। कौन सी? शोक नदी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है, शोक नदी किसे कहते हैं, या दामोदर घाटी परियोजना को शोक नदी क्यों कहते हैं? तो कहेंगे कि ये दामोदर घाटी परियोजना में बाढ़ जब आती थी, विनाशकारी बाढ़, ठीक है ना, दामोदर विनाशकारी बाढ़ कर लेकर आती थी, जिससे बहुत ज़्यादा हानि होता था, इसलिए इसे शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला जो चीज़ है, तो हम लोग बात करेंगे कि है क्या भाई, कहाँ है ये चीज़, है कहाँ? चलिए, ये छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में से निकलकर पश्चिम बंगाल के हुगली तक जाती है। ठीक है ना, कहाँ से? तो छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर कहाँ है? तो भाई झारखंड में है, याद रखिएगा, झारखंड। तो छोटा नागपुर झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल के हुगली शहर है, हुगली तक जाती है। ठीक है ना। अब सोचिए कि इतना के बीच में जो भी आए वो उसका विनाश कर देती है, इतना खतरनाक है। ठीक है ना। कहाँ तक? तो हुगली तक जाने वाली है, ठीक है। और अपनी घाटी के इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है? कोयला का भंडार छिपा हुआ है। किसमें? दामोदर घाटी परियोजना में कोयला का भंडार छिपा हुआ है, ठीक है ना। दामोदर घाटी परियोजना में कोयला का भंडार, यहाँ से कोयला भी निकाला जाता है, ठीक है ना। कोयला का भंडार छिपा हुआ है। और यह परियोजना जो है अपने साथ में, देखिए बड़ी कैसे हो जाती है कि जब ये चलती है ना झारखंड से, तो बहुत सारे छोटी छोटी नदियों को जोड़ लेती है, छोटी छोटी नदियों को जोड़ लेती है। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस पर मेरा आदत नहीं है पढ़ाने का। छोटी छोटी नदियों को जोड़ लेती है, ठीक है, जोड़ लेती है। और छोटी छोटी नदियों को जोड़ने के कारण ही, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी नदियों को जोड़ने के कारण ही ये बड़ी परियोजना बन जाती है, विनाशकारी बन जाती है, श्रृंखला बना लेती है। जितने भी पथ में नदी और नाला आएगा, नहर, इस सबको अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि यह सबसे विनाशकारी बन जाती है, ठीक है ना। और इसका लाभ भी है, पश्चिम बंगाल के लोग इसे सिंचाई में उपयोग में लाते हैं, सिंचाई के उपयोग में लाते हैं। वहाँ पर पानी जाते जाते कम हो जाता है, तो वहाँ के लोग इसका सिंचाई में भी उपयोग लाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, बोकारो में भी विद्युत केंद्र, ये बोकारो से होकर भी निकल देते हैं, वहाँ पर विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, विद्युत केंद्र, इसी पर विद्युत केंद्र। तो लाभ भी है, हानि भी है, तो लाभ भी है, राइट, ठीक है ना। चलिए दूसरा परियोजना की बात करें। दूसरा परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। नांगल परियोजना नाम सुना होगा आप लोगों ने, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। एक एक चीज़ को बिल्कुल याद करते जाइएगा। किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? दामोदर घाटी नदी को, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे तो बिल्कुल मजे से समझाएंगे, ठीक है। अब इस परियोजना की बात किया जाए, सबसे पहला चीज़ इस परियोजना में, ठीक है, तो यह सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है भाखड़। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, सतलज, ठीक है ना, नदी पर। तो एक क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है?
तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा के निकट है। और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा के निकट स्थित है। ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन बना कि भाखड़ नांगल परियोजना, एक क्वेश्चन बन गया कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के निकट है। तो दो चीज़ आपको यहीं पर मिल गया इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। अब रटना पड़ेगा। अरे ऑब्जेक्टिव भाई ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? ठीक है ना। समझ में आ गया। संसार के सर्वोच्च जितने भी है, ध्यान दीजिए, इसका हम बात करें, संसार में सबसे अधिक भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई की बात करें हम लोग, भाखड़ा बांध की ऊंचाई, भाखड़ा बांध की ऊंचाई, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, 226 मीटर है। ठीक है ना। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितना है? 226 मीटर। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितना है? 226 मीटर है। ठीक है ना। और इसमें जलाशय भी है। ठीक है ना। कितना जलाशय है? जलाशय। अब ये जलाशय क्या है? जलाशयों का क्या नाम है? देखिए जलाशय का नाम दिया गया है, सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, उन्हीं के नाम पर इस जलाशय का नाम गोविंद सागर झील दिया गया है। क्या? गोविंद सागर झील। ठीक है ना। याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना पर में जलाशय है, झील है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील, जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर दिया गया था। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और यह सतलज नदी पर है। सतलज नदी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के निकट स्थित है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करें बहुउद्देशीय परियोजना की, तो देखिए भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ नांगल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना। ठीक है ना। तब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों को कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना किस परियोजना को कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना को भारत की सबसे बड़ी परियोजना कहते हैं। ये यहाँ इसके बांध की ऊंचाई 226 मीटर है और यहाँ जलाशय गोविंद सागर झील स्थित है और ये सतलज नदी पर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर आती है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग सिंचाई में होता है। 60 लाख हेक्टेयर, 60 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना, हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई में सहायक है। 60 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई में यह सहायक है और 4 शक्ति गृह की स्थापना इसमें एक भाखड़ा में मतलब इसमें 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, यानी घर जैसा बनाया गया और इसके अलावा इससे बिजली उत्पादन भी किया जाता है। एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं, बताते हैं सब, आपको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, देखिए इसमें विद्युत का भी उत्पादन क्या है। देखिए इससे विद्युत का उत्पादन की बात करें हम लोग तो 1275 मेगावाट, ठीक है ना, 1275 मेगावाट का बिजली बनाया जाता है। इससे क्या विद्युत बनाया जाता है? 1275 मेगावाट का विद्युत बनाया जाता है। इतने बड़े इस पर लगाया गया है और इससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर है, सबको लाभ हो रहा है। किससे? देखिए इससे लाभ होने वाला शहर है, सबसे पहले पंजाब को लाभ है, ठीक है ना, पंजाब को लाभ है। पंजाब के अलावा हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर, इन सब चीज़ों को लाभ है। कृषि को तो अनंत बहुत सारे लाभ इससे मिलता है। यानी देखा जाए तो इन सब क्षेत्रों के लिए भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत ही लाभदायक कार्यकारी है, ठीक है ना।
अब हम लोग बात करते हैं तीसरी परियोजना को। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरी परियोजना है हीराकुंड, हीराकुंड हीराकुंड परियोजना। तीसरी परियोजना हीराकुंड परियोजना है। अब इसको बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये स्थित है महानदी पर। सबसे पहले ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महानदी पर। कहाँ, महानदी पर, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये महानदी पर स्थित है, कहाँ पर, तो उड़ीसा में, उड़ीसा, है ना। तो हम लोग कहेंगे हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो महानदी उड़ीसा में अवस्थित है। याद पढ़िए ना आप लोग, 10th क्लास के जो सेकंड बुक है उसमें लक्ष्मी की कहानी में इसका वर्णन आया है, नाम चर्चा आया है, ठीक है ना, हीराकुंड परियोजना की, ठीक है। कहाँ है, तो उड़ीसा में है, महानदी पर, ठीक है ना। महानदी का पुल याद आ रहा है आप लोगों को। यह संसार में सबसे लंबा बांध है। देखिए वो बड़ा है, पीछे वाला की बात की तो भारत का सबसे बड़ा है। ये पूरे विश्व में सबसे लंबा, विश्व में सबसे लंबा, सबसे लंबा है। सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। तो ये पूरे विश्व में सबसे लंबा बांध है, ठीक है ना, सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई की बात करें हम लोग, कितना लंबाई, तो लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी है 4801 मीटर, ठीक है ना। लंबाई कितनी है, 4801 मीटर, पूरे विश्व में सबसे लंबा है और इसकी लंबाई 4801 मीटर है, ठीक है ना। इसका उपयोग ना सिंचाई, इसके अलावा बिजली महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सिंचाई होगा, बिजली होगा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और इससे बिजली की बात करें तो 270 मेगावाट की बिजली बनाया जाता है। इससे 270 मेगावाट की बिजली बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये अन्य उद्योगों में भी सहायक होती है। कौन सी, तो मान लीजिए जैसे कि लौ इस्पात, फिर से सीमेंट फैक्ट्री की बात किया जाए, सीमेंट बनाने फैक्ट्री में भी जल का उपयोग होगा ना, तो इस जल का उपयोग किया जाता है। कागज़ में, ठीक है ना, कागज़ में जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम उद्योग में, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस बांध का प्रयोग डेल्टा बनाकर महानदी के बाढ़ को रोकने में भी किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अगली परियोजना की बात करें तो कोसी परियोजना। अगली परियोजना है हम लोग की कोसी परियोजना, ठीक है ना। कौन सी, चौथा, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। अगली परियोजना है कोसी परियोजना, ठीक है ना। अगली परियोजना हम लोग का है कोसी परियोजना, ठीक है। यह उत्तर बिहार के अभिशस्त कोसी नदी पर, ये कहाँ पर है भाई, तो सबसे पहले कहाँ है, तो उत्तर बिहार में है, उत्तर बिहार में है, ठीक है ना। उत्तर बिहार में कहाँ पर, कोसी नदी पर। उत्तर बिहार में कहाँ भाई, तो कोसी नदी, ठीक है ना, कोसी नदी पर स्थित है। उत्तर बिहार में कोसी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। उत्तर बिहार के कोसी नदी पर, ठीक है। उत्तर बिहार के कोसी नदी पर है, पहला चीज। दूसरा चीज की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भाई क्यों बनाया गया, तो उद्देश्य क्या है, बाढ़ को नियंत्रण करना, बाढ़ को नियंत्रण। इसका उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रण, ठीक है ना। मतलब उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, हर साल इतना बाढ़ आता है कि जान माल धन सब चीज़ की हानि हो जाती है, ठीक है ना। और इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए कोसी परियोजना को बनाया गया है, मेन चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। इसके अलावा इसका उपयोग सिंचाई में, भूमि संरक्षण में, जल विद्युत उत्पादन में, सिंचाई में भी किया जाता है। इसका उपयोग सिंचाई में भी होता है, ठीक है। सिंचाई के अलावा विद्युत में भी होता है, सिंचाई के अलावा विद्युत में भी होता है। इसके अलावा इसका अलग अलग उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना।
चंबल घाटी परियोजना, ठीक है ना, चंबल घाटी परियोजना। देखिए चंबल घाटी परियोजना है, इसमें 3 बांध है। चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध मिलेंगे, कितने 3 बांध मिलेंगे, ठीक है ना। और 3 बांध में पहला बांध होगा आपका गांधी सागर, ठीक है ना, 3 बांध बनाएंगे। पहला बांध है गांधी सागर, ठीक है ना, पहला बांध है गांधी सागर, ठीक है ना। दूसरा बांध की बात करें हम लोग तो दूसरा बांध इसमें राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ठीक है। इसमें 3 बांध है, एक गांधी सागर, एक राणा प्रताप सागर और दूसरा और तीसरा जो है कोटा, तीसरा क्या है कोटा, ठीक है ना। तो इसमें 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा, ठीक है ना। टोटल 3 बांध इसमें बनाए गए, ओके। और इस यह कहाँ पे है, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं। कहाँ पर है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश में। मेन इसका उद्देश्य है सिंचाई, मेन इसका उद्देश्य है सिंचाई। सिंचाई बहुत ज़रूरी है भाई, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है ना। सिंचाई मेन उद्देश्य सिंचाई है, ठीक है ना। और सिंचाई मतलब इससे 5 हेक्टेयर मतलब 5 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के लिए पर्याप्त है। हेक्टेयर 5 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के लिए यह प्रयुक्त है, ठीक है ना। 6 नंबर की बात किया जाए तो 6 नंबर पर आता है आप लोगों का तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है ना, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। अभी तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है तो सबसे पहले तो ये अवस्थित कहाँ है तो सबसे पहले ये कर्नाटक में है। कहाँ पर तो कर्नाटक में। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह भारत में दक्षिण भारत की, पूरे भारत की नहीं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन तुंगभद्रा परियोजना, कौन तो तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें और या तुंगभद्रा परियोजना। चलिए तो बात करते हैं कि सिंचाई में कितना इसका योगदान है। देखिए ये हर चीज़ सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, सिंचाई के लिए ये सारे परियोजना कॉमन चीज़ है सिंचाई सभी में, ठीक है ना। ये 4.9 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचाई के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। और विद्युत की बात करें, देखिए एक संग 2 कार्य, विद्युत के बात करते 1 लाख किलोवाट कि इससे विद्युत की उत्पत्ति किया जा सकता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत है लगभग में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 7, तो 7वां की बात किया जाए तो नागार्जुन, 7 नंबर में आता है आप लोगों का नागार्जुन परियोजना, ठीक है ना। तो नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला और तेलंगाना के नलगोड़ा जिला के बीच में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में स्थित है, ठीक है ना। अब इसका नाम नागार्जुन परियोजना कैसे पड़ा तो एक बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर एक कौन थे बौद्ध भिक्षुक थे, ठीक है ना, भिक्षुक, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम नागार्जुन पड़ा, ठीक है ना। और सिंचाई की भी बात कर लिया जाए लगाए हाथ, तो सिंचाई की बात किया जाए तो 9 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना, हेक्टेयर सिंचाई की बात किया जाए तो 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे की जाती है, ठीक है ना। और बांध के पीछे एक प्राचीन मंदिर जो संस्कृत धरोहर के रूप में सुरक्षित, बांध के पीछे एक प्राचीन मंदिर है, ठीक है ना, प्राचीन मंदिर है एक बांध के पीछे जो प्राचीन धरोहर है, ठीक है ना। बांध के पीछे एक स्थानांतरण कर, ठीक है ना, सांस्कृतिक धरोहर मंदिर है जो कि
सुरक्षित है और यह इस नदी घाटी की शोभा बढ़ाती है। ठीक है ना। 8वां की बात किया जाए तो 8 नंबर जो परियोजना है ये है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है ना, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है ना। अब नर्मदा घाटी परियोजना की बात किया जाए तो इसमें नर्मदा नदी पर बांध बनाकर कई छोटी छोटी नहरें निकाली गई है। देखिए ये परियोजना कैसी बनाई गई है। सबसे पहले जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया। ठीक है ना। अब बांध बनाकर इस पर नर्मदा नदी पर, जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी बह रही है तो इस पर सबसे पहले ना बांध बना दिया गया है। ठीक है ना। और बांध बनाकर इसमें से छोटी छोटी नदियों को करके इस तरह अलग अलग एरिया में निकाला गया। ठीक है ना, अलग अलग एरिया में बांटा गया, अलग अलग एरिया में निकाला गया। ठीक है ना। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन कई क्षेत्रों में भेजा गया जो वहाँ की पानी की कमी को पूर्ति कर सके। ये नर्मदा घाटी परियोजना के इस तरह यह काम करती है। ठीक है ना। हम कहेंगे नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि नर्मदा नदी पर बांध बनाकर उसे कई छोटी छोटी नदियों में बांटकर अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया ताकि वहाँ पर जल की पूर्ति की जा सके, जिसे हम लोग कहते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, अगला जो है इंदिरा गांधी। 9 नंबर की बात किया जाए तो 9 नंबर पर आता है आप लोगों का इंदिरा। 9 नंबर पर इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना। इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना आता है 9 नंबर पर। ठीक है ना। यह राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कहाँ पर है, सबसे पहली बात कि है कहाँ भाई, है कहाँ ये, राजस्थान। कहाँ है, तो राजस्थान पर है। ठीक है ना। कहाँ है, राजस्थान। कहाँ है, तो राजस्थान पर है। और इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई की सुविधा। इसका मुख्य, देखिए हर जितना भी चीज़ उसमें मुख्य उद्देश्य है ये सिंचाई। ठीक है ना। इसका भी मुख्य उद्देश्य है सिंचाई की सुविधा। ठीक है ना। और इंदिरा गांधी ना, देखिए इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने इसका निर्माण यानी कि इस पर काम करवाया था और इसी कारण से इस बांध परियोजना का नाम इंदिरा गांधी परियोजना रख दिया गया। ठीक है ना। उन्हीं के नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी परियोजना रख दिया गया। ठीक है ना। इस परियोजना का काम है कि जो भूमि सिंचाई कृषि के लायक नहीं है उसे कृषि लायक बनाना, कृषि लायक बनाना, सिंचाई करके कृषि लायक बनाना। ठीक है ना। मुख्य, और ये नहर की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर तक है, 500 किलोमीटर तक है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं। राजस्थान के नहर के नाम में इसे शामिल किया गया है। 10वां जो है ये है आपका सोन परियोजना। सोन परियोजना, सोन परियोजना। ठीक है। अब सोन परियोजना की बात करें तो दक्षिण पश्चिम बिहार, कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, ये कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम बिहार। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम बिहार की प्रसिद्ध नदी सोन पर है। प्रसिद्ध नदी कहाँ पर है, सोन पर। देखिए बिहार में एक है नदी है सोन नदी, बिहार में एक नदी है सोन नदी जो दक्षिण पश्चिम बिहार में है, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है ना। और सोन नदी पर यह सोन परियोजना स्थित है। 1020 मीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितना है, लंबाई की लेंथ की बात करें तो 1020 मीटर। ठीक है ना, लंबी है। और 1020 मीटर लंबी बांध पर 63 मीटर ऊंचा, परियोजना पर 63 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। 63 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। ठीक है ना। यह बांध डेहरी ऑन सोन के पास में, बांध कहाँ है, डेहरी ऑन सोन। ठीक है ना, डेहरी ऑन सोन के पास में है। ठीक है ना।
और इस बांध से हम लोग 10 किलोमीटर दूर हटे ऊपर जाए तो वहाँ पर इंद्रपुरी में एक बैराज बनाया गया है। इंद्रपुरी में एक बैराज है। इंद्रपुरी में एक बैराज है, ठीक है ना। इंद्रपुरी में एक बैराज बनाया गया है। समझ में आ गया। इसके अलावा इसका उपयोग भी विद्युत के लिए किया जाता है और यह बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था। कब? 1999 में। ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा इसे 1999 में बनाया गया था। बिहार सरकार 1999 में बनाया गया था और इसको बनाने में 80 करोड़ रुपया लागत आया था, यानी 80 करोड़ रुपया लगा था इस नदी घाटी परियोजना को बनाने में, ठीक है ना। कितना? 80 करोड़, तब जाकर ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना। तो हमने 10 परियोजना को पढ़ा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे कुछ और चीज़ जानते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए तो कुछ और तथ्य को समझ लेते हैं। देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना है ना, सोन परियोजना, तो सोन परियोजना, सोन परियोजना के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य, ठीक है ना, कुछ तथ्य, ठीक है। नंबर 1 बात करें, नंबर 1, सोन और गंगा के बीच में बिहार क्षेत्र उर्वरक भूमि है। देखिए, सोन जो नदी है, तो सोन और जो गंगा नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये उर्वरक क्षेत्र है। उर्वरक यानी कि पैदावार अच्छा खासा होता है इससे, ठीक है ना। और ये वाला क्षेत्र जो हम बात करें ना, तो ये आपको नोट करते चलिएगा। पश्चिम के रोहतास में आएगा, बक्सर आ जाएगा, इसमें भोजपुर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये ज़मीन जो थोड़ी सी ऊंची है, तो यहाँ पर कुछ वर्षा की भी ज़रूरत होती है और ये वाला क्षेत्र में ना बाढ़ की संभावना थोड़ा सा कम बना रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें नंबर 2 की, तो देखिए, अत्यंत उर्वर भूमि पर अधिक से खाद्य उत्पादन की दृष्टि से, मैंने हम बताया आपको कि ये खाद्य उत्पादन में अत्यधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा खाद्य का उत्पादन होता है। तो 1874 में ब्रिटिश अंग्रेज़ों के द्वारा इस पर डेहरी अनुसोन के पास सोन नदी की तरफ पश्चिमी नहरें निकाली गई थी, ताकि ये भूमि जो है ना उर्वरक है, इसलिए यहाँ पर उपज ज़्यादा होता है। तो वे लोग उपज ज़्यादा कराने के लिए इस वाले क्षेत्र का उपयोग किए थे, ठीक है ना। तीसरा जो इसमें खास बात है, ये जो उस समय के कर्नल डिफेंस थे, उस समय उनके सुझाव में सोन परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली सिंचाई परियोजना है। यानी बिहार में बात किया जाए तो इसकी सबसे बड़ा खासियत है कि सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी परियोजना है। कहाँ? बिहार में, इन बिहार, ठीक है। और चौथे नंबर की बात किया जाए तो 4 नंबर पर पूर्वी नहर, जैसे पटना हो गया, गया होगा, औरंगाबाद हो गया, लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई किया जाता है। कहाँ पर? पूर्वी नहर, जैसे पूर्वी नहर से पटना गया, औरंगाबाद, पटना गया औरंगाबाद की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। कहाँ पर? ये पूर्वी नहर, इसमें पूर्वी और पश्चिमी 2 नहर है ना, तो पूर्वी नहर से पटना, गया, औरंगाबाद में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। 3 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है। थोड़ा सा पेज इंस्टॉल कर ले, राइट। पाँचवा नंबर की बात किया जाए, नंबर 5, तो पश्चिमी जो नदी पूर्वी नहर था, अब पश्चिमी नहर की बात किया जाए तो पश्चिमी नहर के बात किया जाए तो पश्चिमी नहर से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, इससे भी, ठीक है ना।
इससे भी लगभग 3 लाख, पूर्वी से भी। अब याद रखिएगा, सोन परियोजना पर पूर्वी नहर से कितना सिंचाई होता है तो 3 लाख, पश्चिमी तो 3 लाख, दोनों के लिए 3 लाख, याद करना है 3 लाख। और इससे पश्चिमी वाले में आ जाएगा आपका, अब पश्चिम वाले में हमारे एरिया समझिए, पश्चिम में हम लोग पश्चिम में ना, बिहार में पश्चिम में, ठीक है। तो पश्चिम वाले में यह कौन सा एरिया आ जाएगा, भोजपुर आ जाएगा, ठीक है ना, भोजपुर के अलावा बक्सर की बात कर लेते हैं, बक्सर आ जाएगा, ठीक है ना, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, ठीक है, भोजपुर आ जाएगा, बक्सर आ जाएगा, ठीक है ना। बक्सर के अलावा रोहतास आ जाएगा, रोहतास, ठीक है ना। और इन सब जिलों में ये इसका सिंचाई के लिए इन नदी का उपयोग किया जाए। यानी समझ जाइएगा आप लोग, हमारे ताल में जहाँ जो पानी आता है ना, ये पश्चिमी नहर से ही पानी आता है। यानी हमारे ताल में जो बाढ़ की स्थिति बनती है वो पश्चिमी नहर के कारण ही बनती है, ठीक है ना, इससे याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए 2 नहर हो गई, एक पूर्वी नहर, एक पश्चिमी नहर, 2 नहर हो गई ना। और दोनों नहर की लंबाई, दोनों की लंबाई की बात करें 6 नंबर में, तो दोनों की लंबाई लगभग 130 किलोमीटर है। दोनों नहर की लंबाई लगभग 130 किलोमीटर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और नहरों से जो क्षितिज, नहरों के द्वारा जो सिंचाई वाला क्षेत्र है उसे बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी नहरों से जहाँ पर सिंचाई किया जाता है, नहरों से सिंचाई वाला क्षेत्र, ठीक है ना, उन क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा। अब सीधा सीधी बात है कि जहाँ पर पानी का मान ज़्यादा होगा, यानी पानी का मान बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है भाई मेरे कि जहाँ पर पानी का मान बढ़ेगा अर्थात वहाँ पर धान जैसी फसल आसानी से होगी। इसलिए इन क्षेत्रों को कहा जाता है सिंचाई वाला क्षेत्र, यानी चावल का कटोरा, यानी जहाँ पर चावल का मान ज़्यादा हो, ठीक है ना, राइट, समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 नंबर की। तो 1968 में जल विद्युत उत्पादन, देखिए 1968 में जल विद्युत उत्पादन के लिए इंद्रपुरी बराज बनाया गया था। इसमें इसी पर सोन पर ही 1968 में इंद्र, अभी नाम लिए थे ना पीछे इंद्रपुरी का, तो वहीं इंद्रपुरी को बनाया गया था 1968 में इंद्रपुरी बराज, ठीक है ना, बिहार में है, ठीक है ना, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये बिहार में है, ठीक है ना, इंद्रपुरी बराज बनाया गया था, ठीक है ना। और बिहार के विभाजन पूर्वी नाम से कदवन जलाशय से हुआ, और इसका जो विभाजन किया गया था, जो पूर्वी जलाशय की हम बात कर रहे हैं वह है कदवन, कौन सा जलाशय है, कदवन जलाशय, ठीक है ना। पश्चिमी नहर की बात किया जाए, पश्चिमी नहर में, तो पश्चिमी नहर के डेहरी के पास में, पश्चिमी नहर में ध्यान दीजिए, पश्चिमी नहर में डेहरी, ठीक है ना, डेहरी के पास 6.6 मेगावाट, 6.6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र बनाया गया है। विद्युत का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर, बिहार में, कितना, 6.6 मेगावाट के, ठीक है ना, जो हमारे विद्युत आपूर्ति करता है। अब 10 नंबर की हम लोग बात करें तो यह पूर्वी नहर जो है ना, पूर्वी नहर मेरे भाई, पूर्वी नहर, ठीक है ना, पूर्वी नहर में बारुण याद कर लीजिएगा, बारुण, ठीक है ना, पूर्वी नहर में बारुण नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट, बारुण नामक स्थान पर 3.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, 3.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, पूर्वी नहर से। अब भाई पश्चिमी नहर में 6.6, देखिए अब यहाँ पर आएगा ना कि सोन नदी पर किस नहर में सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है, तो पश्चिमी नहर में, ठीक है ना। अब पूर्वी नहर में 3.3 मेगावाट, पूर्वी नहर में 3.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए, राइट, ओके। अब 11 नंबर की बात किया जाए तो सोन नदी की एक सहायक नदी है, बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, सोन नदी की एक सहायक नदी है, एक सहायक नदी कौन सी, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा कि सोन नदी की कौन सी एक सहायक नदी है। तो सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसे रिहंद नदी कहते हैं, रिहंद जल परिसर, रिहंद याद रखिएगा, कौन सी, रिहंद। पूछेंगे कल ऑफलाइन के क्लास में कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद, ठीक है ना, रिहंद, इसका नाम है रिहंद, ठीक है ना, कौन सा, रिहंद। अब रिहंद नदी पर ध्यान दीजिएगा,
जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विविध कार्यों के लिए किया जाता है। रिहंद को किसके नाम में कर दिया गया है? योगी बाबा के नाम में कर दिया गया है, सॉरी उत्तर प्रदेश सरकार के नाम में कर दिया गया है। किसको? रिहंद नदी को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम में कर दिया गया है। ठीक है, मेरे राम लखन घर आयो रे, है जी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई अब रिहंद की नाम लिए हैं, जब रिहंद का नाम ले लिए हैं तो रिहंद परियोजना भी बता दें। अब उत्तर प्रदेश एक्टिव, समझिए, उत्तर प्रदेश इसका अपने हिसाब से प्रयोग में लाएगी और अपने हिसाब से प्रयोग में लाने के कारण यह एक परियोजना बनती है जिसे रिहंद परियोजना कहते हैं। रिहंद परियोजना, ध्यान दीजिएगा, ये उसमें 10 में नहीं आएगा, ये अलग है, सोन पर ही यह परियोजना है, ध्यान दीजिएगा। तो सोन नदी पर हम कहेंगे रिहंद परियोजना क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिहंद जो है ना, यह सोन की सहायक नदी है। सबसे पहले सोन नदी की सहायक नदी है, सोन की सहायक, अभी पीछे बताया आपको, सोन की सहायक नदी है रिहंद। उत्तर प्रदेश में कितना फैला हुई है, कितना फैली हुई है? तो उत्तर प्रदेश में 990 मीटर लंबा और 92 मीटर चौड़ा, ऊंचा, 92 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है इस पर। ठीक है ना, कितना बांध बनाया गया है और बनाकर एक कृत्रिम झील भी बनाया गया है इस पर। किस पर? रिहंद पर। याद रखिएगा, 990 मीटर लंबा और 92 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया है और एक कृत्रिम झील भी है इस पर। कृत्रिम झील है, ध्यान दीजिएगा, एक कृत्रिम झील भी है इस पर, कृत्रिम झील। अब कृत्रिम झील का नाम क्या है? याद रखिए, इस पर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, उस झील का नाम दिया गया है। ठीक है ना, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम। ठीक है ना, यह झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सा? ये गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राइट, समझ में आया कि नहीं है? आगे हम लोग बात करें इस पर, रिहंद के बांध का निर्माण सोन और रिहंद के संगम से 45 किलोमीटर दूरी, मिर्जापुर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर पिपरी नामक स्थान पर किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिहंद के संगम है 45 किलोमीटर, ठीक है ना, दूरी पर मिर्जापुर, ठीक है ना, मिर्जापुर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर पिपरी नामक स्थान पर किया गया है। इसमें याद रखना है पिपरी, और मिर्जापुर से लेकर पिपरी तक, ठीक है ना, स्थान पर किया गया है। और झील में 10 लाख हेक्टेयर मीटर जल संग्रह करने की क्षमता है। और जो झील बनाई गई, झील क्या बताया, झील की 45 किलोमीटर 160, और इस झील में पानी कितना यह रख सकता है? तो 10 लाख हेक्टेयर। सोचिए, ये अपने अंदर 10 लाख हेक्टेयर तक जल को स्टोर कर सकता है, रख सकता है। ठीक है ना, याद रहेगा ना, 10 लाख हेक्टेयर। और ध्यान दीजिएगा, इतना ही नहीं, पिपरी में 5 किलोवाट की क्षमता के बिजली भी बनाया जाता है इससे, और ओबरा में 50 मेगावाट के। ध्यान दीजिएगा, पिपरी में 5 किलोवाट, ठीक है, क्षमता के। और बात किया जाए पिपरी के अलावा ओबरा जगह का नाम है, तो ओबरा में 50 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है इससे। ठीक है ना, अब इसके अलावा भी कुछ काम है जो अभी हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं, वो कि इसके अलावा और क्या काम है। इसके अलावा भी कुछ काम है जो कि किया जाता है। पेज थोड़ा सा चेंज कर ले।
ठीक है। देखिए पिपरी में एल्युमिनियम के कारखाने की बिजली की आपूर्ति हो जाती है उतना से, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 4,000 से अधिक नलकूपों की चलाने के लिए भी और रोशनी चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया, इसके जल को फिल्टर करके नलकूपों में भेज दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। मौखिक बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भेज दे रहे तो वहाँ से वो बिजली बनाकर नलकूपों में पानी का भी व्यवस्था होगा और वहाँ से जो बिजली बन रही है वो लोकल एरिया में भी भेज दिया जाता है। इसके अलावा पटना और मुगलसराय के बीच में रेलगाड़ियों का परिचालन भी किया गया। इसके अलावा चूर्क सीमेंट कारखाना आदि सब, वाराणसी में डीजल इंजन कारखाना, ये सब बनाया गया, इसमें भी इसका सहायक है। इसके अलावा बाढ़ को नियंत्रण करता है, जो वहाँ के जल को हम उठाकर अपने काम में लगा लेते हैं तो जल का कमी हो जाएगा, कम होगा तो बाढ़ का नियंत्रण भी हो जाएगा, भू सुरक्षा भी होता है, मत्स्य पालन के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत सारे इसके काम है। और इसी में से अगला एक निकल कर आती है, कौन सी, ध्यान दीजिएगा, शरावती नदी घाटी परियोजना, शरावती नदी घाटी परियोजना एक निकल कर आती है। अब ये जो ना कर्नाटक के जल प्रपात से कुछ हटकर शरावती नदी पर है, ठीक है ना। यह है कहाँ पर, तो कर्नाटक में, कर्नाटक से थोड़ी सी दूरी पर है, कर्नाटक में कहाँ पर, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पर है, कौन से ये। और इसकी लंबाई की बात करें, हम इस परियोजना की लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी है 2160 मीटर। और इसकी ऊंचाई की बात करें, इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 62 मीटर, 62 मीटर, ठीक है ना। हाँ, और इससे बिजली कितना बनता है, हम बिजली की बात करें तो बिजली इससे 9 लाख किलोवाट की बिजली बनाई जाती है, ठीक है ना, जो कि वहाँ के लिए ये पूर्ति लायक है। देखिए ये जो है अमेरिका के 3 परियोजना को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका के 3 परियोजना के बाद में विश्व की चौथी सबसे बड़ी परियोजना है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी परियोजना है, कौन से, ये शरावती नदी घाटी परियोजना, विश्व की सबसे, अमेरिका के बाद में चौथा नंबर पर इसका स्थान आता है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है ये, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ तो हम लोग पढ़ लिए, अब बहुउद्देशीय परियोजना के कुछ घाटा भी है, ठीक है ना। बहुउद्देशीय परियोजना के दुष्परिणाम, इसके कुछ घाटा भी है, ठीक है ना, इसके कुछ घाटा भी है, माइनस पॉइंट भी है। सबसे पहला नंबर पर हम बात करें किसका, देखिए नंबर 1 पर आता है कि बांध से नदियों का स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। देखिए नदियाँ क्या है, नदियाँ प्राकृतिक, ठीक है ना, इसे प्रकृति के माध्यम से बहना चाहिए। अब सोचिए ना कि पहले जो नदियाँ थी, यानी हमारे प्राचीन काल में भगवान राम के समय, कृष्ण के समय जो नदियाँ बहती थी उस पर कोई भी बांध नहीं बनाया गया था, वो प्राकृतिक थी, उसमें कोई अवरोध नहीं था, वो अपने जल को स्वतंत्र रूप से बहाते हुए जाकर समुद्र में मिल जाती थी। सोचिए आप स्वतंत्र काम कर रहे हैं, आपको किसी के अंदर में रहकर काम करना हो, दोनों में अंतर है कि नहीं। अब नदियों को हम क्या कर रहे हैं ना, बांध बनाकर उसके जल को अवरुद्ध कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो पहला तो ये हो गया ना। हाँ, और नदियों में तेज़ी से कचरा भी बह जाता है, कचरा भी बहा देते हैं हम, ठीक है ना, परंतु वह धीरे बहने से यह नदी की पेटी में जमा हो जाता है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, पहला घाटा क्या है इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं एग्जाम में। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हम चाहते हैं कि आप इसे न छोड़ें, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, नदियों के जल को जब हम अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं बांध से जब रोक लेते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो नदियों का बहाव धीमा हो जाता है, वो धीरे धीरे बहती,
और जब हम नदियों में कचरा डालते हैं, छोड़ते हैं, तो यह कचरा नदियों में जमा हो जाता है, तली में जाकर बैठ जाता है, किनारे पर जमा हो जाता है। लेकिन जब नदियाँ तेज बहती रहेगी तो ये कचरा को बहाकर सीधे समुद्र में देकर चली जाएगी, समुद्र की गहराई में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नदियों को जब हम रोक देते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो यह कचरा नदियों के पेटी में यानी नदियों में जमा हो जाते हैं। ठीक है ना। अभी हमारे लोकल क्षेत्र के बक्सर के ले लीजिए, वहाँ पर जाएंगे, आप देखेंगे जहाँ से नाला वहाँ पर प्रवेश कर वहाँ के जो जल है वो बिल्कुल काला काला सा पड़ गया है। सोचिए वहाँ पर इतने सारे कचरा निकल रहा है जिसकी सफाई भी की जा रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, नदियों को हम बांध बनाकर रोकेंगे तो वो अवरोध उत्पन्न होगा, रुकेगा ही। अब इससे जल दूषित होगा, प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। ठीक है ना। इसके कारण जल दूषित होगा और प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी, और इसके कारण जो जलीय जीव इनकी मृत्यु होगी। जलीय जीव की मृत्यु होगी, तेजी से मरने लगेंगे। और जो यदि जलीय जीव खत्म हो या कोई भी जीव का विनाश होता है तो समझ जाइए कि प्रकृति में कोई ना कोई खतरा होता है। यानी प्रकृति पूरे संतुलन में चलती है, पेड़ पौधा जीव जंतु सब एक साथ चलते हैं, सबका कोई ना कोई एक कम्युनिकेशन है। और यदि एक को भी हम छेड़ेंगे तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा। राइट। तो जलीय जीव के मरने के कारण उसका खतरा हम पर भी आता है। और ध्यान दीजिए, तीसरा सबसे बड़ी नुकसान की बात किया जाए तो हम जल को जमाव करते हैं, रोकते हैं, तो जल एक स्थान पर बहुत ज़्यादा जल हो जाता है। ठीक है ना। ज़्यादा जल होने के कारण जिस बांध के बनाकर, जिस परियोजना से हम उसको रोके हैं, कहीं वो टूटा तो समझिए एक बड़ी तबाही को लेकर आता है, सारे एरिया को ख़त्म कर देता है, डुबो देता है, मानव जन धन सबकी हानि होने लगती है। आगे समझ में। चौथी की बात किया जाए, कभी कभी क्या होती है ना कि धाराएं जो होती है कई भागों में बट जाती है। मुख्य धारा में जल बहता है, परंतु अलग अलग भाग में धीरे धीरे वो सूखता जाता है। अब इससे क्या होता है ना कि वनस्पतियाँ नष्ट होने लगती है। कभी देखिए ना, कभी उत्तर प्रदेश में पानी आएगा तो बिहार में कभी सूखा हो जाएगा, कभी किसी क्षेत्र में पानी का बहुत ज़्यादा है तो किसी क्षेत्र में सूखा पड़ जाएगा। अब इसलिए होता है ना कि एक इधर के पानी उधर चला जाता है, उधर के पानी इधर, बस नदियों का सामान्य रूप से न बने। ये भी परियोजना के ही तहत है, हम बांध बनाकर एक तरफ के पानी को रोक लिए। ठीक है ना। अभी देखिए, अभी चाइना का रहा है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाएंगे, बनेगा नहीं, देखिए बनाएगा नहीं, बने उससे बस की बात नहीं है, फिर भी कह रहा है ना। तो समझिए कि हमें भारत में पानी की कमी होने लगी कि नहीं। तो इसी तरह यदि हम कोई भी परियोजना बनाए तो एक राज्य में तो दूसरे राज्य में उसकी कमी होने लगी, और इससे क्या होता है ना कि दूसरे में वनस्पतियाँ पेड़ पौधे सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनका गति रुक जाता है। ठीक है ना। आगे बात किया जाए, नदी का जो बरसात का पानी होता है वो भी वहाँ पर जमा हो जाता है, वो भी आगे नहीं निकल पाता है, फसलों को डुबा देता है, फसलें डूब जाती है, हमारा अनाज ख़त्म हो जाता है। और सोचिए अनाज ही नहीं रहेगा तो हम किस काम के, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, है। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती। ये जो थी बहुउद्देशीय योजना के दुष्परिणाम थे। ठीक है ना। निरंतर बढ़ता रहता तो वह निकल जाता, लाभ भी है तो घाटा भी। देखिए कोई भी काम हम करते हैं तो उसका कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं जल अभाव। ठीक है ना। आगे की बात किया जाए जल अभाव। चलिए, तो जल अभाव की बात किया जाए, अगला हेडिंग हम लोग का है जल अभाव। ये तो समझ में आया कि जल अभाव का मतलब है कि जल की कमी। तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्षा की दर कम हो जाए, ठीक है ना, वर्षा न हो तो हमारा जल चक्र रुक जाता है, और जल चक्र रुकने के कारण बहुत सारे जल में अभाव आते हैं, जल की कमी होने लगती है। जल अभाव के कुछ कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण यह है कि देश में कई भागों में वर्षा न होना। ठीक है ना। वर्षा न होना ये सबसे बड़ा जल अभाव का कारण है। दूसरा बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। जैसे जनसंख्या की वृद्धि, जब जनसंख्या की वृद्धि होगी, ठीक है ना, जनसंख्या की वृद्धि होगी तो उसमें भी जल की ज़रूरत पड़ेगी, नहाने खाने हर चीज़ में जल की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी जल अभाव का कारण है। तीसरा बात करें स्वच्छता। ठीक है, तो स्वच्छता में भी जल की ज़रूरत है, किसी चीज़ को साफ़ सफाई करने, धोने, रखने, रखाव। ठीक है ना। अगला बात करें तो जैसे सेप्टिक लैट्रिन है, सेप्टिक लैट्रिन जो आप लोगों के घर पर होगा, सेप्टिक लैट्रिन, इसमें भी जल की
बहुत ज़्यादा यूज होता है जल, इसके कारण भी हमारा जल का अभाव हो सकता है। इसमें देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जल का उपयोग करेंगे। पहले हम लोग लोटा उठाकर खेत में जाते थे तो उस समय हमारा काम 1 लोटे जल में हो जाता था, 1 लोटा में, ठीक है ना। लेकिन आज कल के ज़माने में सेप्टिक स्वच्छता के लिए सेप्टिक लैट्रिन बनाया गया है, उसमें कम से कम आपको 1 लोटा के बराबर 20 गुना जल, 10 गुना जल की आवश्यकता पड़ती है। 2 बाल्टी 3 बाल्टी इतने जल की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी तो जल की कमी आती है, इसमें भी तो जल का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भी एक जल अभाव का कारण बन सकता है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं हम लोग नकदी फसल। देखिए नकदी फसल जो होती है ना खेती में, इसमें जल अधिक मात्रा में लगता है। जैसे मान लीजिए धान का फसल ले लिया जाए। अब धान को देखिए, आप हमारे क्षेत्र में धान होता है तो आप लोगों को पता होगा कि धान में कितने जल की जरूरत होती है। पहले खेत को पूरा डुबाया जाता है, उसके बाद उसमें मिट्टी को सिंचाई की जाती है, फिर वापस फिर उसमें पानी भरा जाता है, और उसमें जब जब पानी भरा जाता है फुल पानी भरा जाता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। ये भी एक जल अभाव का कारण बन सकता है। 6 नंबर की बात किया जाए ना, तो बढ़ते जीवन में जल की खपत, ठीक है ना। आजकल आदमी स्वच्छता के लिए नहा रहे, तो दिन भर में 3 बार 4 बार नहा लेते हैं, ठीक है ना। पहले लोग 2 बार नहाते थे, आज 3 बार 4 बार, कुछ भी करो नहाओ, ठीक है ना। गवर्नमेंट करे बीमारी नहीं होगा, इतना नहाओ, चाहे सब स्वच्छ करो तब नहाओ। ये सब क्या है, जल की कमी ना, जिसमें जल लगेगा ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। नहाने में जल लगेगा। अभी कपड़ा धोते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पानी का खर्च करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले नदी तालाबों में कपड़ा को धो लिया जाता था, इससे क्या होता था ना कि वहाँ का जल वहीं पर आ जाता था, ठीक है ना। तो जल की कमी नहीं होती, फिर पुनः जल चक्रण होने लगता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, पृथ्वी के भूमिगत जल को निकाल कर उसे कपड़ा धोकर वापस उसे फेंक देते हैं, गड्ढा में जाकर जमा हो जाता है, और गड्ढा में जमा होने के कारण ये जल का पुनः चक्रण अच्छे से नहीं हो पाता है। ये जल हमारा बेकार हो गया, उससे हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। उसे पुनः चक्रण होने में लंबा एक प्रोसेस लगता है, समय लगता है, ठीक है। ये भी जल अभाव के कारण है, ठीक है ना। अगला बात किया जाए तो जैसे नलकूप है अधिक जो होता है, जैसे मान लीजिए बिहार सरकार की बात कीजिए, भारत सरकार की बात किया जाए, घर घर जल घर घर, ये घर घर बिजली घर घर जल की जो नारा लग रहा है ना, इसमें नलकूपे लगाई जा रही है। नलकूपे है सबसे बेकार काम, नलकूपे। इतना बेकार काम हमने देखे ही नहीं। आज नलकूपे घर घर भेजा जा रहा है, आयरन मुक्त पानी भेजा जा रहा है। अच्छी बताइए कितने बच्चे इसमें से नलकूप का पानी पीते हैं? कोई नहीं पीता है नलकूप का पानी, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारे जगह पर हमने देखा कि नल भी वहाँ पर जो टूटी होता है ना, वो भी नहीं है, ठीक है ना। पानी आया, पूरा पानी गिरता रहा, 2 घंटा पानी या 2 घंटा पानी का बर्बादी होती रही, ठीक है ना। कोई उसमें टूटी लगाने वाला नहीं है पानी की बर्बादी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए। भाई पानी का बर्बादी क्यों हो रहा है, इसका निरीक्षण करना चाहिए। एक बार आए नल लगाकर चले गए, उसके बाद पता नहीं जांच होगी कि नहीं। देखिए हमारे एरिया में तो नल लगाकर गए हैं, पानी नहीं रहे, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर जांच करने के लिए, भैया ये पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जांच किया जाए, ठीक है ना। हम भी सोच रहे हैं कि जिस दिन आ जाओ यहाँ पर बिल लेकर, कितना बिल आएगा, कितना होगा, उस दिन हम सवाल पूछेंगे इन लोगों से, ठीक है। कंप्लेन का भी कोई सुनवाई नहीं होता है, ठीक है ना। यार ये लोग देखिए, इसमें गवर्नमेंट की हम नहीं गलती कर रहे हैं, इन लोगों की गलती। इन लोगों देखिए, इसमें बीच वाले लोग हैं, इनके लिए ना मतलब दिया जाता है कि आपका या काम दिया गया है, जो आप हमारा काम है पढ़ाना, तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। रात में भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारा ये काम है। लेकिन इन लोगों का जब ये काम दिया जाता है ना, तो अपने काम को नहीं समझते हैं, ठीक है, और अपने काम को नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। और यही कारण है कि ये लापरवाही के कारण ये हमारा जो है हाल होता है, हानि होती है। और इनको समझ नहीं आता है कि इसमें हमारा भी हानि है। यानी पूरे संसार एक दूसरे से बताया आपको कि कम्युनिकेशन के रूप में जुड़ा हुआ है। यदि एक चीज़ को भी हम इधर उधर करें तो उसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ेगा। यदि सोचिए कि हम यहाँ के हवा को दाब दें तो पूरे वायुमंडल के हवा पर इसका प्रभाव पड़ेगा, दाब पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इन लोगों को ये समझना चाहिए, ठीक है ना। सरकार नल दे रही तो उसका निरीक्षण भी कराना चाहिए। इसमें हमारी भी कुछ गलती है। यदि ऐसे जगहों पर हमें ये सब दिखाई देते हैं तो हमें उसका कंप्लेन करना चाहिए, उसको सही कराना चाहिए, ताकि इन सब नल से पानी का बर्बादी ना हो, जल के बर्बादी ना हो, ठीक है ना। राइट, आगे हम लोग बात करते हैं जल संग्रह एवं वितरण। देखिए जल संग्रह की बात किया जाए ना, तो एक सबसे पुरानी विधि है हमारे भारत में, ठीक है ना। वर्षा जल को संग्रह कर लेना, बड़े बड़े कुआं को बनाकर वहाँ पर वर्षा जल को संग्रह कर लिया जाता है, और उसका उपयोग बाद में सिंचाई के लिए खेतों में किया जाता है। सबसे बढ़िया मेथड है ये जल का संग्रह का, ठीक है ना, वर्षा जल संग्रह का। इससे क्या होता है ना कि जल की हमारे जो है एक साथ में 2 काम करता है। बारिश तो होगी और इसका उपयोग हम लोग जल में कर लेते हैं, जल का उपयोग खेती में, सिंचाई में कर लेते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही काम का चीज़ हो जाता है, ठीक है ना।
इसके लिए बहुत सारे योजनाएं भी बनाया गया। 36,000 से ऊपर बांध बनाई गई। 40% बांध अमेरिका और यूरोप में है, ठीक है ना, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं हम। उसमें से ध्यान दीजिएगा, जापान जैसे देशों में के छोड़कर 108 नदियों पर बांध बनाए गए हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 500 बांध बनाए जा रहे हैं। यानी कि देखिए पूरे विश्व में एक साल में 500 बांध बनाए जा रहे हैं। इतनी तेज़ी से बांध बनाए जा रहे हैं, सोचिए ना, इतना ज़्यादा बांध बनाएंगे क्या स्थिति होगा। और यहीं से एक हमारा क्वेश्चन याद आ रहा है जो मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांध को मंदिर कहा था, ठीक है ना, भारत का मंदिर कहा था, ठीक है, भारत का मंदिर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, राइट। 1986 में भारत सरकार ने एक नियम चलाया था, पेयजल की समस्या को निपटाने के लिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ठीक है ना, जिसका नाम 1991 में बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल, ठीक है। 1986 में यह राष्ट्रीय पेयजल की जो नियम है वो चला। एक पेज इंस्टॉल कर ले तब मज़ा आएगा। राष्ट्रीय पेयजल 1900 राष्ट्रीय पेयजल, ठीक है ना, ये इसकी कमी ना हो, ठीक है ना, कमी को पूर्ति करने के लिए 1986 में ये चलाया गया था, ठीक है ना। जब राजीव गांधी की सरकार है तो 1991 में ये अपने नाम पर ध्यान दीजिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ठीक है ना। इनका नाम नहीं आता तो काम नहीं चलता, ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना नाम इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसमें से 55 जिले की बात करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर ये कार्य प्रारंभ है और भारत के लगभग 94,000 गाँव में हर परिवार में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई, लिखा गया। छठी योजना से चलाया गया, ठीक है ना, जिसका सब काम का एक ही प्रयास था कि पेयजल की पूर्ति की जाए। आज भी आप लोग देखेंगे नल जल योजना, और उनका नाम रखा गया नल जल योजना, ठीक है ना, नल जल योजना, ठीक है भाई, बहुत अच्छा नाम है। नल तो लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जल की आशा जताई जा रही है और योजना तो है ही, ठीक है ना। इन तीन चीज़ों को मिलाकर नल जल योजना बनाई जा रही है और इसकी नापी की जा रही है, पैसे बनाए जा रहे हैं, घर घर अच्छे से अच्छे, देखिए बताइए, अच्छे रोडों को बीच से काट कर इसमें नल डाला गया, पाइप डाला गया, जल डाला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन पाइपों से पानी तो भी आना चाहिए। यह सुविधा जो है गायब है, ये नल जल योजना, ठीक है। चलिए छोड़िए ये सब बात, आगे हम लोग बात करते हैं जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन, तो जल प्रबंधन के मतलब होता है, प्रबंधन के मतलब क्या, अभी हमें प्यास लगी है, ठीक है ना, अभी हमें प्यास लगी है तो हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर पीने के लिए पानी की ज़रूरत, मतलब अपने प्रबंधन किए, जल का प्रबंधन किए। भूख लगी है, खाना चाहिए, खाना का प्रबंधन किए, ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ को हम प्रबंधन कहते हैं। अब जल प्रबंधन की बात करें, बड़े तनी लेवल, थोड़ा सा बड़ा लेवल उठाया जाए, ठीक है, तो जल अभाव के सबसे बड़ा कारण क्या है, जल प्रबंधन की कमी। हम लोग जल को प्रबंधन नहीं करते, जल का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिजूल खर्च करते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी कमी है जलाभाव का, ठीक है ना। इजराइल, ध्यान दीजिएगा, इजराइल एक उदाहरण है हमारे लिए, इजराइल एक उदाहरण है हमारे लिए, देखिए इजराइल में मात्र 25% वर्षा होता है, इजराइल में मात्र 25% वर्षा होता है, ध्यान दीजिए, इतना कम वर्षा, परंतु वर्षा जल को नष्ट नहीं होने दिया जाता है। इजराइल जो है क्या करता है भाई, इजराइल सजग देश, उसे पता है कि हमारे यहाँ वर्षा कम होगी तो हम इस जल को नष्ट कर देंगे तो हमारे लिए समस्या होगी। वर्षा जल को नष्ट होने से बचाता है, वर्षा जल को नष्ट नहीं होने देता है, नष्ट नहीं होने देता है। कौन, इजराइल। इजराइल से हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना। वर्षा जल को नष्ट नहीं होने देता है और इसे संग्रह कर लेता है, इसे बचाता है संग्रह करके, और इसका उपयोग वो पीने योग्य या सिंचाई में करता है, ठीक है ना, जिससे वहाँ पर वर्षा काल में बाढ़ का प्रकोप भी झेलना ना पड़े और अधिकांश जल नदियों द्वारा समुद्र में भी बह जाए, और वहाँ इस तरह मतलब इन सब चीज़ों का उपयोग करता है इजराइल, और इससे हमें सीखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ध्यान दीजिएगा, 9 सितंबर 1987 को राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय, ठीक है,
जल नीति, जल नीति कब अपनाई गई? तो राष्ट्रीय जल नीति याद रखिए, क्लिक नोट कर लीजिएगा, 2 सितंबर 1987 को राष्ट्रीय जल नीति 2 सितंबर 1987 को अपनाई गई थी, ठीक है ना। अब फिर इसे 2002 में एक और चीज़ यहीं पर बता दें कि 2002 में 1987 की राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन किया गया था, संशोधन यानी कुछ उसमें सुधार किया गया था। जैसे कि क्या भाई, कि जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना है, प्रदूषित जल को साफ कर कर उसका उपयोग पुनः करना है, ये सारे संशोधन किए गए थे, ठीक है ना। आ गया समझ में? मेरे राम लखन घर आयो रे। आगे बात करते हैं हम लोग नदी द्रोणियों का विकास, ठीक है ना। अच्छा, जल संभर क्या कहते हैं? देखिए, नदी द्रोणियों का विकास। देखिए, नदी ना अपनी हेडिंग का नाम बना देते हैं, नदी द्रोणियों का विकास, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर कराकर ही अगले चैप्टर में घुसेंगे। नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिन क्षेत्रों में जल का संग्रह करती है वह सारा क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है। देखिए, नदी हो गई, ये नदी हो गई, ठीक है। ये आगे बढ़ती है और यहाँ से एक आकर नदी इसमें मिल गई, यहाँ से एक नदी यहाँ से मिल गई इसमें, और इसमें नदी मिल गई। ये सभी नदी मिलकर एक बड़ी सी नदी बनकर आगे निकलेगी और जल का संग्रह करेगी, और इसी चीज़ को नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है बापू, नदी द्रोणी या नदी बेसिन भी कहा जाता है, नदी बेसिन भी कहा जाता है, नदी बेसिन के नाम से भी लोग जानते हैं इसे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए एक और टॉपिक आता है यहाँ पर, जल संभर। जल संभर, जल संभर क्या होता है? देखिए, किसी भी सहायक नदी द्रोणी को, माने जो नदियों की सहायता करती है, ये वाली जो नदी है ना, ये सब नदी है जो इस नदी में आकर मिल रही है, इस नदी की सहायता कर रही है, तो इन नदियों को जल संभर कहा जाता है, जल संभर कहा जाता है। इन नदियों को जल संभर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पुनः भरण। देखिए, पुनः भरण क्या है? पुनः चक्रण, पुनः भरण, पुनः भरण अभी बताया आपको कि वर्षा के जल को एकत्र करके उसका उपयोग सिंचाई में करना, ये भी एक पुनः भरण का कारण है हमारे लिए, ठीक है ना। वर्षा जल को इकट्ठा करके उसका उपयोग हम लोग जल के सिंचाई में करेंगे, फिल्टर करके पीने योग्य भी बना सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। आइए कुछ और चीज़ आपको बता दें हम लोग, जैसे जल, कुछ चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया, ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग का ये जल संसाधन चैप्टर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे कौन से चैप्टर? तो नेक्स्ट हम लोग का खनिज 1M1 प्राणी संसाधन होगा, जो कि खनिज संसाधन इसमें भी आएगा। ये तो अब आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अभी तो आपको हम बता दें कुछ और चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है, जो पीछे पढ़ लिए हम लोग। देखिए, जल के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। जल के 2 प्रकार, ये पढ़ा हुआ है, पीछे पिछले क्लास में पढ़े थे। एक मीठा होता है और दूसरा खारा होता है, ठीक है ना। बता दिया आपको कि मीठा और खारा के बारे में पीछे और हम चर्चा किए थे, ठीक है ना। हमारे जल में प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा, झरना, नदी, हिमनद, ये सब जल का स्रोत है, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक और अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ में, ठीक है ना। ये हमारा क्लास कंप्लीट होता है। ये सारे चीज़ बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थोड़ा सा अभी दिक्कत की बात नहीं है, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बहुत ही जल्दी आसानी तरीके से हम करा देंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।